रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन किया। तो हम इसका फटाफट से क्या है, let us quickly do sheet discussion। शीट डिस्कशन में अरे यार कहाँ गए वो क्वेश्चन। बेटा एक बार मेरे को कोई एक बच्चा तुम भेज दो अर्थ। तुम क्या करो कि तुम्हारा जो शीट का फोटो है ना क्वेश्चंस का, वो मेरे को भेज देना, पूरे पेज का फोटो भेज देना, सेक्शन ABC का। हम्म। अच्छा तो तुमने सीधे जो तुम्हें डाउट से वही भेज दिया, ओके कोई बात नहीं। तो मेरे पास जो डाउट आए हैं A1 और B2 डाउट पे आए हैं, है ना। तो देखो A1, चलो A1 तो मुझे वैसे पता ही है क्या है। पार्ट 1 का A1 ना बच्चों। यस सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का A1, ये वही वाला क्वेश्चन है ना जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि भाई क्यूबिकल कंटेनर में आधे मॉलिक्यूल राइट में जा रहे हैं, आधे मॉलिक्यूल लेफ्ट में जा रहे हैं, और एक वॉल पे नेट फोर्स पता लगाना है। नहीं सर, सेकंड है। ये सेकंड है, तो A1 क्या है जी। अच्छा टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम पूछा है क्या, उसमें क्या पूछा है A1 में? नहीं सर, सर यही क्वेश्चन है। अच्छा जिसको डाउट है वो क्वेश्चन भेज दो भैया, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। A1 में जो जो डाउट है वो भेज दो मेरे को। जो जिस बच्चे ने पूछा है A1 लिखा है यहाँ पे सुरभि, बेटे तुम मेरे को इसका ये व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो तो जरा क्या। यस सर। सब पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन भेज दूं आपको? हाँ मेरे को भेज दिया है, एक बच्चे ने भेज दिए हैं, लेकिन जो भेजा है उसमें तो वही वाला है ना कि n मॉलिक्यूल राइट में जा रहे हैं, n लेफ्ट में जा रहे हैं, यस सर, एट वही एवरी वाला है। इंस्टेंट हाफ हाँ ऑफ द सर, वही मॉलिक्यूल। वाला। अरे वही तो है, तो यार ये कौन फिर मना कर रहा था, नहीं नहीं ये वाला नहीं है। वही तो है यार। हाँ m सर, वही है। n मॉलिक्यूल्स हैं, m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब आप ऐसे देखो बच्चों क्या है कि हम जो तरीका अपनाएंगे वो क्या अपनाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। अब आप ऐसे समझिए कि
एक मॉलिक्यूल जब इस दीवार से टकराएगा v0 स्पीड से, तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी ना। मतलब उसका पहले मोमेंटम राइट में था mv0, तो उसके बाद लेफ्ट में mv0 हो जाएगा ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2mv0. 2mv0। ये एक एक मॉलिक्यूल के टकराने की का इतना मोमेंटम में चेंज आया, है ना। अब आप ऐसे समझिए कि कितना टाइम लगेगा कि सारे मॉलिक्यूल इस दीवार से टकरा जाएं। Let us consider a time interval such that in that interval all the molecules collide. आप ऐसे समझिए वो मॉलिक्यूल जो कि इस राइट वॉल के बिल्कुल पास में है और राइट में ही जा रहे हैं, तो वो तो विद इन dt टाइम ही टकरा जाएंगे ना। यस सर। वो तो dt टाइम में ही, मान लो मैंने अभी ऑब्जर्व करना चालू किया, किसी भी एक इंस्टेंट पे ऑब्जर्व करना चालू किया, तो मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं, और जैसा इन्होंने बताया है हाफ द मॉलिक्यूल राइट में जा रहे हैं और हाफ द मॉलिक्यूल लेफ्ट में जा रहे हैं। तो वो वाले मॉलिक्यूल जो राइट वाली वॉल के बिल्कुल पास में हैं और राइट में जा रहे हैं v0 वेलोसिटी से, है ना, तो वो मॉलिक्यूल तो विद इन dt टाइम ही टकरा जाएंगे, है ना। सबसे पहले यही मॉलिक्यूल टकराएंगे, फिर उसके बाद अगली लेयर वाले मॉलिक्यूल जो राइट में जा रहे होंगे वो टकरा जाएंगे, फिर उसके अगली लेयर वाले जो राइट में जा रहे होंगे वो टकरा जाएंगे। ऐसे करते करते सारे लेयर धीरे धीरे टकराते हैं। सबसे ज्यादा टाइम किन मॉलिक्यूल्स को लगेगा इस दीवार से टकराने में? क्या उन मॉलिक्यूल्स को लगेगा जो इस दीवार के पास में हैं लेकिन लेफ्ट में जा रहे हैं? क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स को दीवार से टकराने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? यस सर। Yes, sir. और इन मॉलिक्यूल्स को कितना टाइम लगेगा? क्या इन मॉलिक्यूल्स को 2l/v0 टाइम लगेगा क्या? यस सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2l/v0 within a time interval of 2l/v0 n collisions will take place? बोलिए, क्योंकि टोटल कितने मॉलिक्यूल है? n मॉलिक्यूल है, तो सारे के सारे टकरा जाएंगे, तो n कोलिजन्स हो जाएंगे ना। विल टेक प्लेस विद द राइट वॉल, जिस वॉल पे मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटे? 2mv0 मल्टीप्लाइड बाई n, और कितने टाइम में हुआ तो डिवाइड बाई कर दूं 2l/v0, तो क्या फोर्स आ जाएगा क्या इस तरीके से? फोर्स की वैल्यू आ जाएगी nmv0² n। बोलिए बच्चों, क्या फोर्स की वैल्यू nmv0² l के बराबर आ जाएगी जी? हाँ. Yes, sir. और बोलिए बच्चों, और क्या डाउट है? सर लेकिन उसमें नेट फोर्स पूछा ना. हाँ, तो वो बेसिकली वो क्या पूछ रहे हैं, नेट फोर्स ऑन बोथ वॉल्स लिख दिया। एक्चुअली वो क्या पूछना चाह रहे हैं, नेट फोर्स ऑन द टू वॉल्स गिवन, मतलब दोनों पे कितना कितना लग रहा है, अलग अलग दोनों पे कितना कितना लग रहा है, ये पूछना चाह रहे Okay, sir. हैं, है ना।
अच्छा जैसे प्रांजल तुम बता रहे हो तुमने नंबर ऑफ कोलिजन n/2 लिए, तो फिर टाइम भी तुम्हें l/v0 लेना होगा, यस क्योंकि सर, समझ आधे गया। मॉलिक्यूल विल कंप्लीट देयर कोलिजन्स इन l/v0 टाइम, है ना। तो इस वजह से तुम्हारा क्या है, एक 2 का दिक्कत आ रहा है। आप नंबर ऑफ कोलिजन्स n/2 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देन टाइम आल्सो देन नीड्स टू बी एडजस्टेड बाय वो l/v0 लेना पड़ेगा। ओके सर। और बोलिए जी। उसके बाद B2 में डाउट है ना। A1 के बाद डाउट है किसमें, B2 में। B2 क्या है बच्चों? A gas is filled in a rigid container at pressure P0. Mass of each molecule is halved, keeping the total number of molecules same. Their RMS speed is सर वो doubled. वाला नहीं हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने भेजा आपको एक शीट, उसमें B2 अलग है। ओके ओके ओके, तुमने भेजा है। अच्छा हाँ 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 हाँ, तुमने जो भेजा है उसमें B2। अच्छा, तुम्हारी शीट के हिसाब से तुमको A1 में डाउट था क्या? हाँ सर। एवरेज मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अ कंटेनर एट टेम्परेचर, तो वो तो 0 आंसर हो जाएगा ना पहले वाले का तो बेटे। हाँ सर वही समझा नहीं। नहीं समझा भाई, देखो हमने कहा था ना, मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स राइट में जा रहे हैं तो कुछ लेफ्ट में जा रहे हैं, है ना। कुछ ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जेड में जा रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव जेड में जा रहे हैं। तो क्या होता है, टोटल मोमेंटम विल बी 0। भाई ओके सर समझा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जैसे इसका मोमेंटम लिखेंगे mvi कैप, तो इधर वाले का हो जाएगा माइनस mvi कैप। किसी का होगा mvj कैप, तो इसका हो जाएगा माइनस mvj कैप, ओके सर समझा सर। है ना। अच्छा तुम जो B2 बोल रहे हो वो क्या है? At room temperature, RMS speed of molecule of certain diatomic gas is found to be 1930 Kelvin. Can you guess the name of the gas? Find the temperature at which RMS speed is double of the speed in part 1. तो बेटे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास सर पूछना ये चाह तो रहे हैं। B1 होगा। कोई बात नहीं यार, जो भी है। तो वो क्या है, हो सकता है तुम्हें किस अलग अलग वर्जन मिल गया हो इसका, तो उसकी चिंता नहीं है। क्या हो जाएगा, आरएमएस स्पीड की मदद से हम, वो एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता है उससे ज्यादा। आरएमएस स्पीड को क्या हम 1930 ऐसा लिख दें बच्चों? यस सर। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 3RT/M, ये क्या हो गया 1930 इंटू 1930। तो कैपिटल M की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3RT अपॉन 1930 इंटू 1930, है ना। अब R को क्या लिख देंगे, 25/3। R को 25/3 लिख दो। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है जी, 300 केल्विन। 300 केल्विन, है ना। तो 300 डिवाइडेड बाय 1930 इंटू 193, एक 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, है ना। तो ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 193 इंटू 190। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास आया होगा ये एसआई यूनिट में आया होगा, मतलब किस में आया होगा, किलोग्राम पर मोल में। इसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यस सर। यस सर। तो 75 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 193 इंटू 193 ऐसा आ रहा है। ओके सर समझा। हाँ, बस यही पे अटक जाते हैं, आगे का समझा। ओके ओके ओके। इसके बाद बोलिए जी, इसके बाद क्या डाउट्स आए हैं मेरे पास। B3C1C2,
B3 मतलब कौन सा वाला बेटे? A gas is filled in a rigid container at pressure P0, ये वाला क्या? Sir, butane burns in air. ब्यूटेन, ओके ब्यूटेन वाला, ठीक है। तो देखो उसमें क्या है, उसमें दिया हुआ है 2 times C4H10 प्लस 13O2, इसका कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है, गिव्स 10H2O प्लस 8CO2, है ना। अब इसमें आप ध्यान दो कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें क्या होता है, 2 मोल ब्यूटेन के हैं और 13 मोल्स किसके चाहिए अपने को? O2 के. ऑक्सीजन के, और ये मिलकर के क्या दे देता है, 10 मोल्स H2O के और 8 मोल्स CO2 के. CO2 के, है ना। Yes, sir. और ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं वो मतलब H2O भी वेपर स्टेट में ही बनती है। तो रिएक्टेंट में कितने मोल्स थे आपके पास? टोटल रिएक्टेंट के 15 मोल्स थे ना, हाँ सर. और प्रोडक्ट के कितने, 18 मोल्स बने कि नहीं बने? Yes, sir. प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने? 18 मोल्स प्रोडक्ट के बने। अब आप ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर है, ठीक है, और बोल रहे हैं कि वॉल्यूम भी सेम रहता है, टेम्परेचर भी सेम रहता है, और क्या होता है, वॉल्यूम भी सेम रहता है। इसका मतलब क्या है बेटे, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन आपके सामने है ना। आपने शुरू में टोटल रिएक्टेंट्स के 15 मोल डाले थे और वो कन्वर्ट हो गए किसमें, 18 मोल में। तो क्या हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? तो P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू N इनिशियल अपॉन N फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर. तो फाइनल प्रेशर कितना आ जाएगा, इनिशियल प्रेशर इनटू फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, तो P नॉट। फाइनल मोल्स कितने हैं, 18, इनिशियल मोल्स कितने हैं, 15, तो ये 6 P नॉट बाई 5 ऐसा आ जाएगा। Okay, sir. ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बी सेक्शन से क्या डाउट आया हुआ है मेरे पास, B5 एक बच्चा पूछ रहा है ना, फिर B6 भी पूछा है किसी ने। ओके बेटे, B5 से तुम्हारा मतलब कौन सा है, वो एट ए प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर एयर इज पम्प्ड इनटू ट्यूब्स ऑफ, वही वाला क्या? सर एक कंटेनर सिलेंडर ऐसे है, एक कंडक्टिंग सिलेंडर वाला, सिलेंडर। ओके ओके ओके। अ कंडक्टिंग सिलेंडर, देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टिंग सिलेंडर दिया हुआ है ना। और क्या है आगे, क्या बोल रहे हैं जी, अ कंडक्टिंग सिलेंडर हुज इनसाइड डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, कंटेन्स एयर कंप्रेस्ड बाय ए पिस्टन ऑफ मास 13 किलोग्राम, ये पिस्टन का मास 13 किलोग्राम है ना, which can slide freely in the cylinder shown in the figure. The entire arrangement is immersed in water bath whose temperature can be controlled. इस पूरे को क्या कर रखा है अपन ने, वाटर बाथ में ऐसे रखा हुआ है, मतलब पानी के अंदर डाला हुआ है कुछ, जिसका टेम्परेचर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिलेंडर कैसा है बेटे, कंडक्टिंग सिलेंडर है। कंडक्टिंग सिलेंडर का मतलब क्या है बच्चों, हीट का फ्लो सिलेंडर के थ्रू हो सकता है, हीट आ जा सकती है। अब ये बोल रहे हैं कि द सिस्टम इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, इसका इनिशियल टेम्परेचर हमने कितना रखा हुआ था जी,
20 डिग्री सेल्सियस इसका इनिशियल टेम्परेचर रखा हुआ था। इनिशियल हाइट ऑफ पिस्टन अबव द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। ये हाइट जो है ये भी दी हुई है, ये 4 सेंटीमीटर थी। ओके, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10 रेज़ टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके जी, इन सारी जानकारी से इनिशियल प्रेशर पता लगा सकते हैं अपन गैस का। है ना? वैसे देखो क्या है, कुछ उससे उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इस वाले पार्ट में, शायद मुझे ऐसा लगता है। क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, क्या पूछ रहे हैं देखो, if temperature of water bath is gradually increased to final temperature 100 degree Celsius, find the height of the piston at that instant। बच्चों इसका मतलब क्या स्लो हीटिंग हो रही है क्या? ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यानी धीरे धीरे हीट बाहर से अंदर आ रही है। हाँ सर। है ना? क्या फाइनल टेम्परेचर गैस का भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? यस सर। गैस का भी फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये पिस्टन एक्सपैंड भी करेगा धीरे धीरे, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ये पिस्टन धीरे धीरे एक्सपैंड भी करेगा। क्योंकि ये पिस्टन धीरे धीरे मूव करेगा, क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट ही रहेगा? यस सर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो ये पिस्टन हमेशा पहले भी इक्विलिब्रियम में था, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हुए ही जा रहा है। तो बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल टू अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। बाहर से अंदर लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अंदर से बाहर लगने वाले फोर्स में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V इनिशियल अपॉन V फाइनल इक्वल टू T इनिशियल अपॉन T फाइनल, क्या ऐसा बोल सकते हैं? तो इनिशियल वॉल्यूम को क्या लिख देंगे बच्चों, एरिया ऑफ पिस्टन इनटू हाइट यानी 4 सेंटीमीटर। फाइनल वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ, तो वो L हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 293 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा जी 373 केल्विन। तो L की क्या वैल्यू आ जाएगी L की वैल्यू आ जाएगी 373 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 273, ऐसी L आ जाएगी। फाइनली इतनी लेंथ हो जाएगी ना। क्या ये बात समझ में आई है बच्चों? सर Yes, sir. 293 ना 93 हो जाएगा सर। 293, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है 290। अच्छा, अब इसका एक पार्ट और है। उस पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, इसको वापस इनिशियल कंडीशन पे ही ले गए, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस और ये सारी स्थिति है। और हमने क्या किया, फिर से पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाने लगे। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाने लगे तो क्या हो गया, पानी से इसको हीट मिली, तो गैस का भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। लेकिन अब के हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन को मूव करने नहीं दे रहे। मतलब क्या बोल रहे हैं ये, मैं एडिशनल मास पिस्टन पे रखता जाता हूं ताकि पिस्टन क्या हो जाए, उसी जगह पे बना रहे। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई बच्चों, क्या इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया क्या? यस सर। इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा।
क्या इस प्रोसेस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर इनटू वही 290 373 बाई 293, ऐसा हो जाएगा। बोलिए जी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इसका मतलब प्रेशर में कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन प्रेशर, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से कैलकुलेट कर ले। तो क्या हो जाएगा बेटे, पी इनिशियल कॉमन आ गया 373 अपॉन 293 माइनस कितना 1। तो जो इंक्रीज इन प्रेशर हो गया है जी, वो हो गया है पी इनिशियल इंटू 373 माइनस 293 अपॉन 293। तो क्या ये पी इनिशियल इंटू 80 डिवाइडेड बाई 293 ऐसा आ जाएगा क्या? यस सर। पी इनिशियल इंटू 80 डिवाइडेड बाई 293 ऐसा इंक्रीज इन प्रेशर आ गया। अब ये जो प्रेशर में इंक्रीज हुआ है, इस इंक्रीज इन प्रेशर को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो mg के बराबर होना चाहिए क्या बच्चों, जो एक्स्ट्रा मास हमने रखा है? क्यों बेटे? ms मास एडेड। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। बस ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो P इनिशियल इंटू 80 डिवाइडेड बाई 293 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये किसके बराबर है, mg के। तो यहां से मास की वैल्यू पता चल जाएगी, और इनिशियल प्रेशर तो पता लगा सकते हैं ना अपन। इनिशियल प्रेशर कैसे पता लगाओगे, इनिशियल प्रेशर इनटू एरिया, वो पिस्टन इक्विलिब्रियम में था शुरू में भी, तो इनिशियल प्रेशर इनटू एरिया, ये अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये किसके बराबर है, मास ऑफ पिस्टन 13g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। नहीं, तो इनिशियल प्रेशर इनटू एरिया की जगह इतनी वैल्यू लिख सकता हूँ, वो कितना हो जाएगा, पी इनिशियल इनटू एरिया को जोड़ करके लिख दो 130 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 इंटू एरिया। डायमीटर 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो पाई इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 ऐसा हो जाएगा, यस और सर। ये mg के बराबर आ जाएगा बेटा। तो यहां से मास कैलकुलेट कर सकते हो आप। यस सर। ओके, और बोलिए जी, और इसके बाद क्या डाउट है? C1 C2, C1 C2, C1 C2 में, तो देखिए C1 C2 क्या है जी। हम्म, देखो C1 क्या है, क्या C1 यही है क्या, फाइंड द टेम्परेचर एट विच एवरेज Yes, sir. स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बी सफिशिएंट सो एज टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ, यही है हाँ क्या? सर। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, एवरेज स्पीड क्या होती है, √8 RT/πm, इसको किसके बराबर कर दो, एस्केप स्पीड के,
एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है बेटा। तो 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ऐसा कर दें, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 8RT/πm इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। सर क्या यहाँ से, हाँ बोलिए, एस्केप स्पीड 11 दी हुई है ऑलरेडी। कितना दिया हुआ है? 11 11 दिया था, तो 11 ही रख लो, और बढ़िया है अपने लिए। तो क्या हो गया, क्या दिक्कत आई इसमें? ऐसे ही किया था क्या तुमने? सर आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे। आंसर मैच नहीं हो रहा, देखो करते। 11 इंटू 11 इंटू 10⁻6 है ना, इंटू पाई इज 22/7 इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम किसका मास लिख दें? ऑक्सीजन। तो 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8 आर को लिख देंगे 25/3 है ना, ये ऐसा आ जाए। अब क्या करें जी? 8 4 ज़ा 32, ये आ जाएगा 10⁻³ तो 100 इंटू 10 कर देंगे तो 25। सर 10⁻³ क्यों लिखा था? बेटा किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना होता है ना, मैंने बताया था ना। सर इसलिए मैच नहीं हो रहा होगा, मैंने वो नहीं किया। ठीक है, वो करके देखना आप। आज आ जाना चाहिए, क्योंकि और कोई तो बात है नहीं इसमें। और बोलिए। हाँ सर। फिर सर C2, C2 मैच नहीं हो रहा पीछे। C2 में क्या बोल रहे हैं? C2 में भी 10⁻³ लिया था कि नहीं लिया था? फाइंड एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। तो एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम की एवरेज वैल्यू नहीं निकालनी। किसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है? एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना। तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? mv1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस mv2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अप टू mvn वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा mv1 प्लस mv2 अप टू mvn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। तो m कॉमन आया, v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n ऐसा कर सकते हैं। और ये एवरेज स्पीड लिखा हुआ है, यानी कि आपको क्या करना है? मास इनटू एवरेज स्पीड करना यस सर। है ना बेटे। तो मास इनटू एवरेज स्पीड कैसे कर देंगे बच्चों? मास किसका लिखेंगे? एक मॉलिक्यूल का मास है ना। तो एक मॉलिक्यूल का कौन सा मॉलिक्यूल है? ये हीलियम का मॉलिक्यूल है क्या? हाँ सर। तो हीलियम के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 4 इंटू, अच्छा इन्होंने दिया हुआ है 166/3 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? 8RT/πm। तो ये हो जाएगा 166/3 इंटू 10⁻⁻27 इंटू √8 R को क्या लिख देंगे? 25/3 इंटू कैपिटल T। कैपिटल T कितना हो जाएगा? 150 पाई डिवाइडेड बाई पाई m। तो m की जगह 4 इंटू 10⁻³ लिखो भाई, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? ये कैलकुलेट करो, पाई से पाई ये सब कैलकुलेट करो।
तो ये सर हमारे वो पास 10 to the power -3 का ही मिस्टेक होगा शायद। उसको ध्यान रखो भाई, वो किलोग्राम पर मोल में लेना होता है ना हमें। हाँ सर। हम्म और बोलिए। और कोई डाउट है बच्चों? नो सर। किसी और बच्चे का कोई डाउट बचता है तो टैग करो जल्दी से। पार्ट 2 में है। ओके, कौन सा बेटे? ये B6 और C1 को जो सर्कल किया हुआ है उसमें डाउट है ना तुमको? देखो B6 में क्या बोल रहे हैं, dN/dV का क्या उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, 3N0/V0 का क्यूब इंटू V², 3N0/V0 का क्यूब इंटू V², for 0 less than V less than V0 and it is equal to 0 for V greater than V0। तो इनके कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 0 से V0 के बीच में ही रहती है ना, V0 से ज्यादा स्पीड नहीं हो पाती। ठीक है, अब पता क्या करना है हमको, आरएमएस स्पीड। बेटे आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला अपन ने लिखाया था ना, क्या होता है, √इंटीग्रल V² f(v) dv अपॉन इंटीग्रल f(v) dv। क्यों भाई, ये होता है कि नहीं होता? बोलिए बच्चों। यस सर। तो बस यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है। क्या दिया हुआ है, 3N0/V0 का क्यूब इंटू V² dV डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ 3N0/V0 का क्यूब इंटू V² dV। और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से V0 तक ही लगानी, क्योंकि V0 के बाद तो किसी मॉलिक्यूल की कोई स्पीड है नहीं। तो 3N0/V0 का क्यूब, ये इंटीग्रेशन के बाहर आकर के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर बचेगा V की पावर 4 dV का इंटीग्रेशन, तो V की पावर 5/5, तो V0 की पावर 5/5, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, V² dV का इंटीग्रेशन, तो V0³ 3। तो कितना आ जाएगा बेटे, √3/5 V0 का स्क्वायर, V0 का स्क्वायर है तो V0 आ जाएगा। बोलिए बच्चों। यस सर। अच्छा, उसके बाद जो सर्कल किया हुआ है वो है C1। तो देखिए C1 क्या है, देखो बेटे C1 में वो क्या बोल रहे हैं, C1 में हमसे बोल रहे हैं कि जो एक कंटेनर है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, बी कंटेनर में सिर्फ किसके मॉलिक्यूल है, सिर्फ हाइड्रोजन के है ना, या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। और जो सी कंटेनर है उसमें क्या है,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के हैं। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन सी, एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन सी, ये बोल रहे हैं हमसे। जो सी कंटेनर है उसमें सिर्फ O2 के मॉलिक्यूल्स की ही एवरेज स्पीड निकाले तो वो क्या आएगी, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो क्या वो स्पीड वही आएगी जो ए में थी? ध्यान दो बच्चों, अगर हमसे दोनों के मॉलिक्यूल्स के मिला करके टोटल सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड निकालनी होती तो फिर हम अलग तरीके से निकालते उसको, लेकिन यहां तो हमसे सिर्फ क्या बोल रहे हैं, सिर्फ O2 के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड बोल रहे हैं ना, तो उसमें तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, 8RT/πm(O2). बोलिए जी। यस सर। है ना, फिर C2 की बात करते हैं, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, वही V1 ही हो जाएगा। देखो C2 में क्या बोल रहे हैं, C2 में बोल रहे हैं कि हमने 3 आइसोथर्म्स बनाए, 3 आइसोथर्म्स हमने बनाए, ये ऐसे, मतलब इन सब पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और हमने कुछ पॉइंट्स लिए, जैसे एक पॉइंट लिया 1, एक पॉइंट लिया 2, और एक पॉइंट इस पे लिया 3, और एक पॉइंट इस पे लिया कितना 4, और इधर एक पॉइंट लिया 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट्स हमने। ठीक है जी, ये प्रेशर और ये है वॉल्यूम। अब क्या होगा, क्या 1 और 2 पे टेम्परेचर सेम है बच्चों, T1 इक्वल टू T2, क्योंकि वो एक ही आइसोथर्मल ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो क्या T1 T2 को बराबर बोल सकते हैं? यस हाँ सर। सर। इसका मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी T1 टेम्परेचर पे है वही मोस्ट, मतलब 1.1 पे है वही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 0.2 पे भी आएगी, है ना। अब देखो, अच्छा उसी तरह से 0.4 की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और 0.5 की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपस में बराबर आनी चाहिए, है ना। यस सर। यस अब सर। 2 और 4 पे कंपैरिजन करो, 0.2 और 0.4 पे, देखो 2 और 4 पे दोनों पे वॉल्यूम सेम है ना, यस सर। हाँ सर। वॉल्यूम दोनों पे सेम है। आप इक्वेशन लगाओ PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम दोनों पे सेम है, तो सेम वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, 0.2 का प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि 0.2 पे टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। 2 का टेम्परेचर 4 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। इसका मतलब यस सर। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो 2 वाली है वो 4 वाले से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और उसी तरह से अगर 2 और 3 को कंपेयर करोगे तो 3 का जो टेम्परेचर है वो 2 से भी ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि वही बात है, 2 और 3 दोनों पे प्रेशर बराबर है, लेकिन वॉल्यूम 3 पे ज्यादा है, सेम प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम, मतलब 3 का टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर 3 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 4, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट 3 इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, एक और डाउट एक बच्चे ने पूछा है, उसमें बोल रहा है कि
suppose a container is evacuated to leave just one molecule of a gas in it. Most probable and average represent the most probable speed and the average speed of the gas. Then तो बेटे एक ही मॉलिक्यूल है तो वही भगवान है बस? नहीं, जो उसकी स्पीड है वही मोस्ट प्रोबेबल है, जो उसकी स्पीड है वही एवरेज है, जो उसकी स्पीड है वही आरएमएस है। सर क्या तो बेटा? फिर इस कंडीशन में से फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करेंगे ना उसको फिर? ऑफ कोर्स मेरे बेटे, फॉर्मूला कैसे लगा दो? वो तो लार्ज सैंपल के लिए फॉर्मूला लगता है, समझ रहे हो? फॉर्मूला Yes, किसके yes. लिए लगता है? जिसमें करोड़ों मॉलिक्यूल है, ऐसे केस में फॉर्मूला लगता है। ओके सर। ठीक है बच्चों, अभी आगे पढ़े जी। Yes, sir. ओके जी, तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैंने साइक्लिक प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे दिया था क्या तुमको? Yes, sir. साइक्लिक प्रोसेसेस हमने स्टार्ट किया था और अपन ने कहा था कि यार अगर साइक्लिक प्रोसेसेस का पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा होगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा होगा तो वर्क डन बाय गैस लेस देन 0 हो जाए, है ना? और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में क्या हम बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी? Yes, sir. Yes, sir. Change in internal energy will be 0. ठीक है? And therefore in any cyclic process क्या मैं बोल सकता हूं नेट हीट एक्सचेंज will be equal to work done by the gas? Yes, sir. है ना? ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो आपने फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है सेकंड लाइन का? नेट हीट एक्सचेंज, therefore ये वाला यस। therefore लिखा है। थोड़ा जल्दीबाजी में से सही से लिखता हूँ। ठीक है जी, अच्छा क्या होता है बच्चों, ये जो साइक्लिक प्रोसेसेस होती है ना, इन प्रोसेसेस को डिप्लॉय किया जाता है हीट इंजन्स में। साइक्लिक प्रोसेसेस आर डिप्लॉयड इन हीट इंजन एंड वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी ऑफ दैट हीट इंजन, है ना? हम किसकी बात करते हैं? हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात करते हैं। जैसे एक सिंपल सी साइक्लिक प्रोसेस में लेके चलता हूं, मान लो मैंने लिया क्या कि
ये ए बी सी डी ए जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस। ए पर प्रेशर कितना है? पी नॉट। बी पर कितना है? 2 पी नॉट। ए पे वॉल्यूम कितना है? वी नॉट। डी पे कितना है? 2 वी नॉट। ठीक है। Yes. अब आप ऐसे देखिए कि जैसे अपन अगर ए से बी वाली प्रोसेस की बात करें, फॉर प्रोसेस ए बी, वो आइसोकोरिक होगा ना सर? आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन बाय गैस 0 हो जाएगा। Yes sir. मान लो हमसे कहा गया है कि मोनो एटॉमिक गैस जो है वो इस तरह का प्रोसेस फॉलो करती। मोनो एटॉमिक गैस और उसके 2 मोल्स हैं, 2 moles of a monatomic gas undergoes a cyclic process like this. डायरेक्शन ऐसा है। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है एक बच्चे ने। डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन ऐसा। ठीक है। अच्छा, क्या ए से बी वाली प्रोसेस में कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा गैस का? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 NR डेल्टा T होता है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. क्या उसको F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल ऐसा भी लिख सकते हैं? Yes, sir. F क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू फाइनल प्रेशर इज 2 P नॉट, फाइनल वॉल्यूम इज V नॉट, इनिशियल प्रेशर वॉज P नॉट एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V नॉट। तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3/2 P नॉट V नॉट के बराबर आ गया बेटे? Yes, sir. है ना? Yes sir. तो देखो क्या हुआ, गैस ने वर्क तो नहीं किया, वॉल्यूम कांस्टेंट था, लेकिन क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी बढ़ी है ना? और इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, इसका मतलब हीट गैस को सप्लाई हुई है। कितनी हीट सप्लाई करी हमने? क्या उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही लिख सकता हूं? क्योंकि वर्क डन बाय गैस तो 0 है। Yes. तो ए से बी वाली प्रोसेस Yes. में जो हीट सप्लाइड है वो 3/2 P नॉट V नॉट के बराबर ही हुई है ना बच्चों? बोलिए जी। Yes, sir. Yes फिर sir. बी से सी में आते हैं, है ना? बी से सी वाली प्रोसेस में क्या हुआ है बच्चों? Isobaric. Isobaric process. फॉर बी टू सी, वो आइसोबारिक प्रोसेस है। तो वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला क्या होता है? P P डेल्टा into V, delta V. तो हो जाएगा P इंटू 2 V नॉट माइनस V नॉट। तो क्या P V नॉट हो जाएगा? और हीट सप्लाइड टू द गैस अगर लिखना है तो क्या उसको F/2 + 1 NR डेल्टा T लिखते हैं बच्चों? तो आइसोबारिक के लिए वही लिखते हैं। आइसोबारिक के लिए F/2 + 1 NR डेल्टा T होता है ना? तो Yes क्या sir. हो जाएगा 3/2 + 1, और NR डेल्टा T को क्या लिख दूंगा? P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। क्योंकि हमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो इसलिए प्रेशर के टर्म्स में करना पड़ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा 3/2 + 1 को लिख देंगे 5/2 P फाइनल V फाइनल। इसमें C पॉइंट फाइनल, C फाइनल का मतलब C पॉइंट है ना यहाँ पे? तो 2 Yes. P नॉट इंटू 2 V नॉट हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. और P इनिशियल V इनिशियल का मतलब Sir, 2 2 P P नॉट। naught into V naught.
टू पी सर नॉट वर्क डन भी 2p नॉट v नॉट होगा ना, Yes, प्रेशर sir. उधर 2p नॉट है। सर प्रेशर को 2p नॉट लेंगे। प्रेशर को टू पी नॉट लेंगे, बिल्कुल सही पॉइंट आउट। प्रेशर को टू पी, देखो वर्क डन बाय गैस पी डेल्टा वी होता है, इस प्रोसेस का पी क्या है, टू पी नॉट है ना, तो इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, टू पी नॉट। तो फोर पी नॉट वी नॉट में से टू पी नॉट वी नॉट गया तो कितना बचा, टू पी नॉट वी नॉट, टू से टू, तो क्या ये फाइव पी नॉट वी नॉट आ गया क्या बच्चों? यस सर, यस। हीट सप्लाइड टू द गैस कितना आ गया, फाइव पी नॉट वी नॉट। बोलिए जी। Yes, sir. Yes, sir. हीट सप्लाइड टू द गैस आ गया फाइव पी नॉट वी नॉट। अच्छा, अब उसके बाद सी से डी वाली प्रोसेस में आ जाएं। सी से डी वाली प्रोसेस में क्या होगा बेटे, सर वापस से आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय गैस तो हो गया 0, 0। और हीट सप्लाइड टू द गैस को F बाई टू एन आर डेल्टा टी लिख देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। यस। तो फिर से वही 3 बाई टू P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। What is final pressure? P naught. What is final volume? 2V naught. तो P naught into 2V naught ऐसा आ जाएगा। यस। And what is initial pressure? 2P naught. And what is 2p naught, initial volume? 2V 2v naught. naught। तो 2P naught into 2V naught. तो क्या हो जाएगा, 3 by 2 2P naught V naught minus 4P naught V naught। तो क्या माइनस 2P माइनस naught, 2p naught v naught। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये माइनस 3P naught V naught आ जाएगा? Yes, sir. यस सर। ये आ जाएगा माइनस 3P naught V naught। तो C से D में C से D में क्या हीट सप्लाइड इतना हो जाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? जो हमारी जो गैस है वो क्या कर रहा है, सर वो हीट इवॉल्व कर Surrounding को रिलीज heat कर है। रहा है, रिलीज हो रही है ना? अच्छा, मैंने ए से बी में कुछ गड़बड़ी किया हुआ है क्या, ए से बी में? नहीं, ए से बी में तो मैंने सही किया हुआ है बेटे। Yes, ए sir. से सही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। रिलीज। और फिर डी से ए वाले में आ जाते हैं, डी से ए आइसोबारिक। वाली प्रोसेस में वो फिर से आइसोबारिक है। तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, है ना? डी से ए में प्रेशर तो पी नॉट है, पी नॉट, फाइनल वॉल्यूम वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम 2V नॉट, तो वर्क डन बाय गैस माइनस पी नॉट वी नॉट हो गया। यस सर। और हीट सप्लाइड टू द गैस कैसे लिखेंगे, वही F बाई टू प्लस वन प्लस 1 nRT न डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी, या उसको लिख देंगे 3 बाई टू प्लस वन P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो ये हो जाएगा 5 बाई टू। फाइनल प्रेशर क्या है जी, डी से पी नॉट ए की बात कर रहे हैं, तो पी नॉट, और फाइनल वॉल्यूम वी नॉट, वी तो नॉट। पी नॉट वी नॉट, और इनिशियल प्रेशर पी नॉट ही था, इनिशियल वॉल्यूम 2V नॉट। तो क्या ये माइनस 5 बाई टू पी नॉट वी नॉट आ गया बच्चों, यस सर। है ना? Yes, sir. अब देखो क्या है, मैं एक बार फिर से इस प्रोसेस को बना रहा हूं। सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? हाँ बेटे, और ऊपर? नहीं सर। ओके।
Yes, sir. ओके बेटा। तो क्या है, पीवी ग्राफ हमने लिया, ए बी सी डी, ये ऐसा, है ना। अब देखो ए से बी में क्या हुआ, आपने हीट सप्लाई किया, सप्लाई किया, कितना हीट सप्लाई किया जी ए से बी में? 3/2 पी 3 नॉट, by 2 P naught V naught. 3/2 P naught V 3/2 पी नॉट वी नॉट हमने हीट सप्लाई करी। फिर बी से सी में भी हीट सप्लाई करी क्या? 5 P naught V naught. बी से 5 सी P में naught V हीट सप्लाई करी, कितनी हीट सप्लाई करी बी से सी में? 5 पी नॉट वी नॉट, है ना। और सी से डी में क्या हुआ, सिस्टम ने हीट रिलीज कर दी बाहर, सर 3 P naught V naught रिलीज हुआ। Minus 3 पी 3. नॉट वी नॉट रिलीज किया, -3 पी नॉट वी नॉट सप्लाई हुआ, या 3 पी नॉट वी नॉट रिलीज हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. और डी से ए में 5/2 पी नॉट वी P नॉट naught V रिलीज, naught रिलीज हुआ। Release हुआ. है ना। अब देखो नेट हीट सप्लाई क्या हुआ, नेट हीट सप्लाइड टू द गैस, 3 by 2 P naught V naught plus 5 minus 3 minus 5/2. 3/2 पी नॉट वी नॉट प्लस 5 पी नॉट वी नॉट माइनस 3 पी नॉट वी नॉट माइनस 5/2 पी नॉट वी नॉट, है ना। तो 5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 6.5, और 6.5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5.5, तो क्या पी नॉट वी नॉट के बराबर आ रहा है क्या? यस। अच्छा, टोटल वर्क डन बाय गैस कितना हुआ? P naught V naught. P naught V naught। वो इस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर होगा, यस सर। वो दैट इज पी नॉट वी नॉट, क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. है ना। अब क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? यस सर। हाँ सर। बराबर आना चाहिए, एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी इज कंजर्व, कंजर्व। Conserve. है ना। तो बराबर आना चाहिए, ये बात तो हमने पहले ही बोल दिया था भाई, ये तो इसमें अपने को क्या है, एक तरह का बस वेरिफिकेशन हुआ है, बाकी ये कंसेप्चुअली तो हमें पता ही था कि बराबर आना ही चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0. 0। जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू मतलब नेट हीट एक्सचेंज इक्वल टू वर्क डन के बराबर आना ही चाहिए, यस सर। Yes, sir. है ना, ये आना ही चाहिए। अब तो एफिशिएंसी का मतलब सर- क्या हुआ सर? हाँ बोलो बेटा। सर तो फिर इसका मतलब अगर नेट हीट सप्लाई पूछा तो भी एरिया ही निकालेंगे ग्राफ का। साइक्लिक प्रोसेस में, यस सर। साइक्लिक प्रोसेस में, यस। सर हम्म, ए बी और सी डी वाले प्रोसेसेस का तो वर्क डन वैसे भी 0 ही था ना, तो फिर हाँ। वो कंसीडर करने की जगह हम डायरेक्टली बीसी और एडी का वर्क डन ऐड कर देते तो भी सर वही आंसर आ रहा है। हाँ हाँ आएगा ही ना, आएगा ही। लेकिन क्या है, वर्क डन को आप एक सिंपलर तरीके से भी निकाल सकते थे, आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे रेक्टेंगल का निकाला वर्क डन आ जाता, और बीसी और डीए का ऐड करके भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बीसी में कितना वर्क हुआ, 2 पी नॉट वी नॉट, और डीए में कितना हुआ, माइनस पी नॉट वी नॉट, तो नेट वर्क डन पी नॉट वी नॉट ही हो रहा है, यस सर। है ना। नेट वर्क डन पी नॉट वी नॉट ही हो रहा है वैसे। अच्छा, अब एक बात बताइए जी,
अब इसमें एफिशिएंसी की क्या बात हो गई? एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो हुआ क्या, हम क्या चाहते थे हीट इंजन से? हम इस हीट इंजन से या इस साइक्लिक प्रोसेस से क्या चाहते हैं कि हम इसको कुछ हीट सप्लाई करें। हम क्या करें? इसको कुछ हीट सप्लाई करें और हम इससे चाहते हैं कि भैया आप इसको वर्क में कन्वर्ट कर दो। हमने इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या आउटपुट चाहते हैं इससे? क्या आउटपुट चाहते हैं? वर्क करना, है ना? जैसे मान लो कि कोई इंजन है, ट्रेन का इंजन है, आपने क्या किया, डीजल बर्न किया या पेट्रोल बर्न किया। डीजल बर्न करके आप क्या करना चाहते हो? हीट जनरेट करके वो उसके पहियों को घुमाना चाहते हो, इंजन को आगे बढ़ाना चाहते हो, मैकेनिकल वर्क चाहते हो ना, पिस्टन आगे पीछे जाएगा तभी तो पहिया रोटेट होगा ट्रेन का, हाँ सर। है ना? तो हम क्या चाहते हैं, हीट को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? वर्क डन। वर्क में। वर्क में, है ना? अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब एफिशिएंसी 100% आ गई, जितनी हीट आपने दी नेट उतना वर्क मिल गया आपको। यस सर। नो नहीं, यस सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम एफिशिएंसी को 100% नहीं कहेंगे। देखो हमने इसको कितनी हीट सप्लाई करी देखना। पहले 3/2 पी नॉट वी नॉट सप्लाई करी, यानी 1.5 पी नॉट वी नॉट, यस सर। और फिर अगली स्टेज में 5 पी नॉट वी नॉट सप्लाई करी। तो मैंने Yes, इसको sir. टोटल कितनी हीट सप्लाई की? 4 P naught V naught. 6.5 P naught in. हीट सप्लाइड जो मैंने इसको करी वो करी कितनी? 6.5. 6.5. 6.5 पी नॉट वी नॉट, 2 बार में, है ना? उसमें से इसने क्या किया, कितनी हीट रिलीज कर दी वापस? पी नॉट में। 3 पी नॉट वी नॉट और 5/2 पी नॉट वी नॉट, तो 3 प्लस 2.5 2.5 यानी 5.5 5. पी नॉट वी नॉट हीट इसने रिलीज कर दी। और वर्क कितना किया? पी नॉट वी P नॉट। naught V naught. पी नॉट वी नॉट का वर्क किया, है ना? अब ध्यान दो कि हमें वो हीट रिलीज हम चाहते नहीं है, हमने तो इसको 6.5 पी नॉट वी नॉट की हीट सप्लाई कर दी थी ना भैया। हमने तो इस इंजन से क्या चाहते थे कि आप इस 6.5 पी नॉट वी नॉट को वर्क में कन्वर्ट कर दो पूरे के पूरे को। हमें इसने जो हीट रिलीज करी है उससे क्या हुआ है, एटमॉस्फेयर में हीट गई है, इंजन गर्म हुआ है। क्या वो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था क्या? मैं No, मान लो sir. कोयला जला रहा हूं तो कोयला जला इसलिए थोड़ी कोयला जला रहा हूं कि वो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट गर्म हो जाए। मैं चला रहा हूं वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हैं? हाँ सर। तो इसमें एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी को ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं और लिखते हैं एफिशिएंसी कितनी है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड का मतलब ये नेट हीट एक्सचेंज नहीं है, ये जो आप पॉजिटिव हीट उसको दे रहे हो सिर्फ वो काउंट करना है। तो पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना बेटे? 6.5 पी नॉट वी नॉट, मतलब 2/13। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। या एफिशिएंसी इन परसेंटेज क्या हो जाएगी? Into 100 कर देंगे. इनटू 100 कर दो, मतलब कितना? ऑलमोस्ट 15.4%। क्या ऐसा लिख सर सकते हैं? इसका मतलब ज्यादातर हीट तो मतलब डिसिपेट हो जाता है अनयूजफुल डिसिपेट ही फॉर्म हो में। गया। ये बहुत अच्छा साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये मतलब बहुत अच्छा साइक्लिक प्रोसेस नहीं। समझ में आई बात? यस सर। देखो जैसे
दो बातें होती है ना, जैसे मान लो कि क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, आईआईटी है मान लो, है ना। अब आईआईटी को क्या होता है, गवर्नमेंट फंड देती। आईआईटी ने कहा भाई, गवर्नमेंट ने कहा यार ये लो, you have 10 crore rupees for this year, you use it for development of your institute, है ना। आप क्या करो, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी बनाओ, मॉडर्न लेबोरेटरीज लाओ, इक्विपमेंट्स बनाओ, इसको यूज करो। अब सम आईआईटी व्हाट इट डज इज, मान लो उसने क्या किया, उस फंड में से 6 करोड़ तो डेवलपमेंट के कामों में लगा दिया और बाकी गवर्नमेंट को वापस लौटा दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर 4 करोड़ रुपए वापस दे दिए। उन्होंने कहा सर ये लो, हमारे तो 6 करोड़ ही काम आए। इसका मतलब क्या है, वो आईआईटी करप्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या इनएफिशिएंट है क्या? सो यस सर। इस केस में भी हमारा जो हीट इंजन है वो करप्ट नहीं है, एनर्जी कंजर्व कर रहा है बेचारा। एनर्जी इज कंजर्व्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने उसको क्या किया, कुछ 10 जूल हीट दिया, उस 10 जूल में से उसने आपको 8 जूल वापस लौटा दिया और 2 जूल का वर्क कर लिया। तो इट इज नॉट करप्ट, बट इट इज Not efficient. Inefficient. इट इज इनएफिशिएंट, इट इज नॉट 100% एफिशिएंट। हम उसको वापस हीट के फॉर्म में नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि क्या है, देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, ये एनालॉजी से मैं इसको समझा रहा था एफिशिएंसी को, कि क्या है, मान लो आपने एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है, उसको गवर्नमेंट से 10 करोड़ का फंडिंग मिला। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप यूटिलाइज दिस फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर आईआईटी और इंस्टीट्यूट एंड फॉर बेनिफिट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। उस आईआईटी वो क्या करता है, वो कॉलेज, कोई भी कॉलेज, एनआईटी है, आईआईटी, जो भी कॉलेज है, वो क्या करता है, उसने उसमें से कुछ सम 2 करोड़ रुपीस यूज किए, 8 करोड़ गवर्नमेंट को वापस दे दिए। गवर्नमेंट को कहा भाई हमें तो सिर्फ 2 करोड़ ही हम यूज कर पाए, आप 8 करोड़ वापस ले लो। तो वो आईआईटी करप्ट नहीं है, समझ रहे हैं? बट उसने पैसा, इनएफिशिएंट है वो। बट इनएफिशिएंट। उसी तरह से क्या है, हीट इंजन को भी आप उसी तरह से समझिए। आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, 10 जूल की हीट सप्लाई करी उसको। व्हाट हीट इंजन डज इज, उसने 2 जूल का वर्क कर दिया, 8 जूल हीट रिलीज कर दी वापस। तो दैट मींस एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, एनर्जी इज कंजर्व, हिसाब किताब का पक्का है। लेकिन क्या हो रहा है, एफिशिएंट नहीं है। हम वो 8 जूल वापस एनर्जी हीट की फॉर्म में नहीं चाहते हैं। हम तो, हमने हीट इंजन बनाया ही क्यों है, क्यों बनाया है हीट इंजन, टू कन्वर्ट पूरे हीट हीट को एनर्जी, पूरे वर्क Heat में into work. हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमने बनाया है ना। तो अगर वो पूरी हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, कुछ हीट के फॉर्म में ही हमें वापस दे रहा है, तो हम उसको ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये करप्ट है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे भाई इनएफिशिएंट है ना। तो इसलिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो न्यूमरेटर में तो क्या आता है हमारा आउटपुट, व्हाट इज माय आउटपुट, मैकेनिकल वर्क इन 1 साइकिल, एंड व्हाट इज द इनपुट, heat supplied to the engine, heat supplied to the system, heat supplied to the gas, right? And when I say heat supplied to the gas, it is not पूरे cyclic process का जो डेल्टा क्यू है वो नहीं है, ओनली पॉजिटिव हीट ही गिनना है मेरे को, जो हीट सप्लाई हुआ है वो ही गिनना। समझ में आ रही है बात बच्चों? Yes, यस sir. ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। क्या इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? Yes, sir. अब देखो, हीट इंजन में साइक्लिक प्रोसेस ही डिप्लॉय होंगी, क्या नॉन साइक्लिक प्रोसेस हीट इंजन में डिप्लॉय हो सकती है क्या? भाई यू विल हैव टू continuously get your piston to the same state again and again.
वो आप क्या चाहते हो, वो व्हील को लगातार रन करना चाहते हो ना। ऐसे थोड़ी है कि वो गैस एक्सपैंड ही होता चला जाए। आपको एक ट्रेन का इंजन चलाना है, मान लो 15 घंटे तक ट्रेन लगातार चलेगी, तो वो ऐसा थोड़ी कि 15 घंटे तक एक्सपैंड ही हुए जा रहा है। वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना बच्चों। So I'll have to get back to it, the system to initial state and then again rerun the process. तो वो एक्सपेंशन कंप्रेशन के कई सारे साइकिल्स अंडरगो होना चाहिए, है ना। तो सिस्टम को, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आ सकता है, सर एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, सर आप मतलब हीट रिलीज वाला काउंट ही क्यों कर रहे हो, ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें हीट रिलीज ही ना हो, सिर्फ वर्क ही वर्क हो रहा। तो बात क्या है बेटे, साइक्लिक प्रोसेस जब हम बनाएंगे तो उसमें एक्सपेंशन का भी साइकिल होगा और क्या होगा, कंप्रेशन का भी तो साइकिल होगा। तो कंप्रेशन के दौरान हीट रिलीज होगी ही सही। तो हम क्या चाहते हैं, हीट रिलीज को कम करना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट है। हम उसको जीरो तो नहीं कर सकते कभी। क्या ये बात समझ में आती है? यस है ना। सर हाँ बोलो बेटे। सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी, मतलब इसके लिए मोस्ट मिनिमम हीट रिलीज के लिए? तो उसके लिए क्या है, हम वही पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्या, कार्नोट साइकिल। अच्छा, मैं इसका एक बार थोड़ा सा एक ब्लॉक डायग्राम और तुम्हें बना देता हूं। 100% एफिशिएंसी कैन नेवर बी अचीव्ड, यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के यूं तो कई सारे स्टेटमेंट्स हैं। वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दिस, क्या कि we cannot devise a heat engine with 100% efficiency, है ना। अभी आगे चल के अपन उसके बारे में भी देखेंगे, है ना। हाँ, लेकिन क्या है, क्रक्स यही है उसका। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, दो तीन चीजें बताता है। एक तो ये बताता है, उसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि 100% एफिशिएंट हीट इंजन कभी नहीं बना सकते। दूसरा इंटरप्रिटेशन उसका क्या है, दूसरा इंटरप्रिटेशन उसका ये है कि वो बताता है कि भाई अगर हीट का जो फ्लो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ही होता है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का फ्लो अगर आपको करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम एडिशनल वर्क की भी रिक्वायरमेंट होगी। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ना सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। वो तो सिर्फ हिसाब किताब बताता है, भाई आपने किसी सिस्टम से हीट ली तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, हीट सप्लाई करी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। या अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो दो जगह पे बढ़ सकती है, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी या उससे वर्क मिल जाएगा, है ना। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डायरेक्शन पे भी स्ट्रेस देता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपने कहा कि यार एक एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, एक दूसरा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आप -10 डिग्री सेल्सियस वाले सिस्टम से आप कोशिश करो कि मैं 10 जूल की हीट लूं और 20 डिग्री वाले को 10 जूल हीट सप्लाई कर दूं, है ना। तो क्या कहता है उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो कहता है कि हाँ ठीक है, 10 जूल हीट लोगे तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और उस जिसको 10 जूल हीट सप्लाई कर दोगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी कंजर्व तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि मैं माइनस लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से कुछ एक्स जूल हीट ले लूं और वही एक्स जूल हीट हाई टेम्परेचर वाले को सप्लाई कर दूं? इज इट पॉसिबल? क्या प्रैक्टिकली ऐसा किया जा सकता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इसमें कोई आपत्ति नहीं, वो कहता है हाँ ठीक है, इफ एनर्जी इज कंजर्व्ड आई नो प्रॉब्लम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है नो, इट कैन नॉट बी डन। आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे कि लो टेम्परेचर वाले बॉडी से एक्स जूल हीट लिया और वही एक्स जूल हीट हाई टेम्परेचर वाले को ट्रांसफर कर दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में कुछ मैकेनिकल वर्क भी करना पड़ेगा, है ना। खैर मैं एक एक करके इस दीजिए ना इसका। क्या बोल रहे हो बेटे? सर ये एग्जांपल दीजिए ना कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर का हीट फ्लो। हाँ,
लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर का हीट फ्लो का एग्जांपल क्या है बेटे? जैसे रेफ्रिजरेटर या आपका एयर कंडीशन है ना? आप ऐसे सोचिए कि क्या हो रहा है, मान लो रेफ्रिजरेटर में आपने क्या किया, पानी रख दिया और आप चाहते हो कि बर्फ जम जाए, है ना? तो जो आपका फ्रीजर होगा वो क्या करेगा, पानी से हीट लेगा और एटमॉस्फेयर को भेजेगा, वो हीट करेगा कि नहीं करेगा ऐसा? मान यस लो सर। गर्मी का दिन है, 40 डिग्री का बाहर टेम्परेचर है, अब पानी से हीट लेते लेते पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया, बाहर टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, 10 डिग्री वाले ऑब्जेक्ट से हीट और एक्सट्रैक्ट करना है। अभी तो आपको बर्फ जमाना है ना, तो 10 डिग्री से और हीट लेना है और किधर भेजना है, 40 डिग्री में भेजना है। तो आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट भेजना है ना। यस सर। तो पता है क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपने आइस मतलब वाटर से जितना हीट लिया उतना ही हीट आपके कमरे में डंप हो गया, ऐसा नहीं होता, उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट कमरे में डंप होता है। समझ रहे हैं? जो रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर डज वर्क, और उस वर्क से क्या होता है, इट फोर्सेस हीट टू फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, जितना हीट उसने पानी से लिया प्लस कंप्रेसर का वर्क भी हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों मिलकर के फिर सराउंडिंग को डंप होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये सारी जो डिवाइसेस होती है इनका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अपन बात करते हैं ना बच्चों, यस सर। कि इनका एक एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग में इनका जो है, वॉट एवर एयर कंडीशन यू आर यूजिंग और रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स यू आर यूजिंग, दे ऑल हैव इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। हाँ विशाल, समझ में आया तुमको क्या है इसका प्रैक्टिकल, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वाला, यस सर। है ना? ओके। तो अब देखो क्या है कि लोगों ने कहा कि यार हम देखो हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, मतलब हीट फ्लो को अपन कैसे शो करते हैं कि एक होता है हीट का सोर्स, देयर इज सम सोर्स ऑफ हीट, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कोल बर्न कर रहे हो आप, वो किसी हाई टेम्परेचर पे है, टी हाई, टी एच लिख देता हूं, यहां से हीट सप्लाई करते हो आप किसको, आपके सिस्टम को, मतलब गैस को, आपने कुछ हीट सप्लाई किया, और गैस क्या करती है, उस हीट को किस में कन्वर्ट करती है, वर्क में, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता रिलीज। है, डेल्टा क्यू रिलीज्ड, है ना? और किसको रिलीज हो जाता है ये, एनवायरनमेंट को। हीट, उसको बोलते हैं हीट सिंक, है ना? वो किसी लो टेम्परेचर पे होता है। तो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर वाले से हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई लो टेम्परेचर वाला सिस्टम भी तो चाहिए होगा ना मेरे को, वो यस हीट सर। एक्सट्रैक्ट करता है, उसका वैसे W वर्क होता है, कुछ हीट रिलीज हो जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो क्या कहता है कि साइक्लिक प्रोसेस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो वर्क डन तो किसके बराबर हो गया, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिलीज के बराबर, है ना? लेकिन एफिशिएंसी हम किसे कहेंगे, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, सप्लाई। वर्क डन को आप हीट सप्लाइड माइनस हीट रिलीज ऐसा लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, तो ये हो जाएगा 1 वन माइनस माइनस हीट रिलीज अपॉन
हीट सप्लाइड। क्या ये बात समझ में आती है? ये आपके पास एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात होती है ना? सर हाँ बोलिए बेटे। अगर सर हीट सिंक के जगह पे दूसरा हमने सिस्टम लगा दिया एंड सो ऑन, अगर हमने एक साइकिल बना दिया तो सर फिर वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वर्क मतलब कर सकता है ना? नहीं नहीं, आप ये समझिए कि ये एक इंजन कंप्लीट हो गया। नाउ व्हेन यू आर डिप्लॉइंग अनदर सिस्टम जो कि इस सिंक को जो हीट मिली है उसको यूज कर रहा है, तो वो एक एडिशनल इंजन हो गया। समझ रहे हो आप? यस सर। तो इससे एक साइकिल की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना? मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या बोल रहे हो सर, मैं जो हीट मेरे को मिली है उसको मैं फिर किसी और काम के लिए यूज कर लूं, सो दैट यस सर। मेरा जो लॉस हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाए। दैट इज फाइन, बट एक साइकिल में जो एफिशिएंसी है वो तो यही होगी ना, फिर वो एक एडिशनल साइकिल हो गया। समझ रहे हो? यस पर सर। सर एक वो साइक्लिक एडिशनल प्रोसेस तो यहाँ पे साइकिल में कंप्लीट भी होता तो है ना। हीट रिलीज हो। क्या क्या बोल रहे हो बेटे? और सर वो एडिशनल साइकिल में भी तो हीट रिलीज होगा। उस एडिशनल साइकिल में फिर से क्या होगा, हीट रिलीज होगा ही, है ना? तो उसमें फिर क्या है, अगेन यही चीज फिर से यूज आएगी आपकी। तो वो हम अभी एक साइकिल की बात कर, एक साइकिल में इतना हीट रिलीज हो रहा है, इतना उसका एफिशिएंसी। अब देखो एक स्पेशल साइकिल होता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल। कौन सा साइकिल बच्चों? कार्नोट। कार्नोट साइकिल। अब देखो कार्नोट साइकिल क्या होता है, इसमें हम सिर्फ यही प्रोसेसेस यूज करते हैं। कौन सी? एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। हम क्या बोलते हैं जी, पहले हमने गैस को क्या किया, किसी एक कंडीशन से आइसोथर्मली एक्सपैंड किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया, और फिर उसको क्या किया मैंने, आइसोथर्मली कंप्रेस किया, और फिर वापस एडियाबैटिकली उसको फिर से कंप्रेस। है ना? ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर उसके बाद आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। कंप्रेशन, और फिर वापस एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है बच्चों? मान लो कि अच्छा, अब देखो पूरे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहेगा, तो यहां टेम्परेचर मान लेते हैं T1। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको A नाम दूं तो टेम्परेचर एट A इज इक्वल टू टेम्परेचर एट B। Yes, sir. लेट दिस बी इक्वल टू व्हाट, T1। अच्छा, फिर B से C में जाएंगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है बेटे, टेम्परेचर कम हो जाता है ना। बोलिए। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलिए बच्चों। जब गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है क्या? यस सर। भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का तो कुछ एक्सचेंज होता नहीं है, और गैस ने वर्क किया है तो एक्सपेंशन में उसकी खुद की एनर्जी खर्च होगी, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। इसका मतलब T2 इज लेस देन T1, ऐसा बोल सकते हैं अपन।
Yes, sir. और फिर उसके बाद वापस आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं, तो पूरे आइसोथर्मल में टेम्परेचर फिर से T2 रहेगा, तो यानी डी पॉइंट का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, T2। T2. तो बेसिकली वी आर ऑपरेटिंग ओनली बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2, क्यों बेटा? Yes, sir. T1 और T2। अच्छा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 या T2? ऑफ कोर्स T1 इज ग्रेटर T1 देन, is greater. है ना? तो T1 बेसिकली क्या है, वो सोर्स का टेम्परेचर हो गया, और T2 किसका टेम्परेचर हो गया, उस सिंक का टेम्परेचर हो गया, है ना? अब इस कार्नोट साइकिल की अपन एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है बच्चों? तो आप ये देखिए कि ए से बी वाली प्रोसेस में वर्क कितना होगा, वर्क डन बाय गैस निकालते हैं अपन। तो ए से बी का वर्क निकालें, ए से बी में वर्क को क्या nRT1 ln ऑफ VB बाई VA ऐसा लिख सकता हूं। आइसोथर्मल sir. प्रोसेस के वर्क का यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों, nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, Yes, sir. है ना? अच्छा, ये AB वाली प्रोसेस में जो हीट सप्लाई हुई है, क्या वो भी इतनी ही हुई है? हाँ सर, क्योंकि हाँ। इंटरनल एनर्जी 0। Yes, sir. इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? ओके, अब BC की बात करते हैं, तो डेल्टा क्यू इन BC तो 0 है। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता ना बेटा, लेकिन Yes, sir. एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क तो होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, -F/2 nR डेल्टा टी, Yes, sir. nR डेल्टा टी। डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूं, T2 - T1। फिर C से D की बात करते हैं, C से D में कितना वर्क हुआ, nRT2 ln ऑफ VD बाई VC, क्या ये लिख सकते हैं बच्चों, यस सर। Yes, sir. है ना? अच्छा, हीट सप्लाई की अगर बात हो रही है तो सिर्फ एक ही जगह पर हीट सप्लाई हो रही है, यहाँ पे, क्या और कहीं पे हीट सप्लाई हो रही है क्या? No, sir. नो सर। और हीट रिलीज कहाँ पे हो रही है, C से D के बीच. C to D। C से D के बीच हीट रिलीज यहाँ पे हो रही है ना? अच्छा, D से A का वर्क लिखते हैं अपन, तो हम क्योंकि एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो वो हीट रिलीज में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, मैं तो क्या लिखूंगा, टोटल वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड का फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों। D से A में कितना वर्क हुआ वो लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा, अगेन -F/2 nR डेल्टा टी। वहां पे डेल्टा टी लिखेंगे तो T1 - T2 आ जाएगा। Yes, sir. तो एक बात बताओ कि B से C का वर्क और D से A का वर्क मिलाकर के 0 लिख सकते हैं क्या? हाँ sir. यस Yes, sir. ये दोनों Yes, वर्क sir. मिलाकर के तो 0 हो गए, है ना? तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, और हीट सप्लाइड ये इतना है, तो एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो एफिशिएंसी को लिखूंगा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। व्हाट इज वर्क डन, nRT1 ln VB बाई VA प्लस nRT2 ln VD बाई VC। VD by VC।
क्या ऐसा लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड को क्या लिखेंगे? nRT1 ln VB by VA, T1 ln VB by VA. है ना? इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? ये वाला दो फ्रैक्शन में डिवाइड कर लें तो 1 प्लस T2 by T1 इंटू ln VD by VC डिवाइडेड बाय ln VB by VA। क्या ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. Yes. है ना? अच्छा, Yes, sir. अब देखिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन यूज करते हैं। क्या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं टीवी की पावर गामा -1 इज कांस्टेंट? हाँ सर। तो बी से लेकर सी तक वाली जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए आप इक्वेशन लिखो। क्या? T1 इंटू वॉल्यूम एट बी की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 इंटू वॉल्यूम एट सी की पावर गामा -1। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? बोलिए। T1 इंटू वॉल्यूम एट बी की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 इंटू वॉल्यूम एट सी की पावर गामा -1 लिख सकते हैं? Yes, sir. क्या बोला अच्छा, आपने? ऐसा ही हम डी से ए वाली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी लिख सकते हैं। तो डी से ए वाली जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें क्या हो जाएगा? T1 इंटू वॉल्यूम एट ए की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 इंटू वॉल्यूम एट डी की पावर गामा -1। बोलिए बच्चों। हाँ सर. हाँ ये सर। बी सी के लिए और ये किसके लिए? एडी के डी डीए ए के। के। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप 1/2 ऐसा कर दो तो क्या हो जाएगा? T1 से T1 कैंसिल, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं VB अपॉन VA इज इक्वल Is टू VC equal अपॉन to VD? VC upon VD. ये देखो, अब इसको आप क्या करो, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करो। तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1 प्लस T2 बाई T1 VB अपॉन VA को क्या VC अपॉन VD लिख दूं मैं डेनोमिनेटर में? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. इसको लिख दें ln VC अपॉन VD। अच्छा, क्या ये पूरा रेशो -1 के बराबर लिखा हुआ है? Yes, sir. यस सर। -1. तो क्या एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1 आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए? कार्नोट साइकिल के लिए। T2 इज द लो टेम्परेचर, T1 इज द हाई टेम्परेचर। Efficiency of Carnot cycle is 1 minus T2 by T1। नोट कर लिया बच्चों ये वाला? Yes, sir. ओके जी।
तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 1 माइनस टी लो डिवाइडेड बाय टी हाई। एक कार्नोट साइकिल 2 टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करता है और एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1 माइनस टी लो बाय टी। अच्छा, एफिशिएंसी का एक जनरल फॉर्मूला हमने ये भी देखा था ना, 1 माइनस हीट रिलीज्ड अपॉन हीट सप्लाइड। Yes, sir. इसका मतलब फॉर कार्नोट साइकिल हीट रिलीज्ड अपॉन हीट सप्लाइड का रेशो क्या हो जाएगा बेटे? Sir, T low by T high. टी लो बाय टी। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? Yes. Yes, sir. जैसे मान लो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए आपसे कि अ हीट इंजन uses a Carnot cycle and it operates between temperatures 27 degrees Celsius and 127 degree Celsius. So calculate heat that must be supplied per cycle to obtain a mechanical work of 5 kilojoule per 5 किलो जूल पर साइकिल का मैकेनिकल वर्क अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो कितनी हीट पर साइकिल सप्लाई करनी पड़ेगी? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको? सर हम पहले एफिशिएंसी एफिशिएंसी निकाल निकालने लेंगे और फिर उसको वर्क अपॉन हीट के रेशियो के वर्क इक्वल कर अपॉन देंगे। हीट सप्लाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या लिखेंगे? 1 माइनस टी लो बाय टी हाई। ये दोनों टेम्परेचर केल्विन में होने चाहिए। तो लो टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। हाई टेम्परेचर कितना है? 400। तो एफिशिएंसी 1/4 आई ना। और एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? हीट सब 5 किलो जूल बाई 4। तो क्या 1.25 किलो जूल, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, सर 20 मल्टीप्लाई होगा ना किलो सर, 20 किलो जूल मल्टीप्लाई आएगा। हीट सप्लाइड कितना आ जाएगा? 20 किलो जूल। 4 टाइम्स द वर्क डन, तो दैट इज 20 किलो जूल। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. ये होता है क्या आपका कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। वैसे इन जनरल किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की
हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एफिशिएंसी को समझा। भाई एफिशिएंसी क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेसेस को किस लिए यूज करते हैं, हीट इंजन बनाने में। तो एफिशिएंसी का मतलब हमने समझा, वर्क डन उसका आउटपुट होता है, आपने जो हीट दी उसको वो इनपुट है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड इज एफिशिएंसी, है ना। और देखो इनएफिशिएंट होना अलग बात है, एनर्जीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है, एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है ना। हमने जिसको उतना हीट दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वापस डिसिपेट मतलब रिलीज कर रहा है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है वो, एनर्जी इज कंजर्व्ड बट इट इज नॉट एफिशिएंट, है ना। फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में, कार्नोट इंजन में एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस ही क्यों होते हैं। देखो ये ऐसे प्रोसेस हैं, मतलब कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन कर सकते हो। कार्नोट साइकिल इज अ साइकिल, मतलब हम आप ऐसा लिख सकते हो कि फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन two fixed temperatures T1 and T2, The efficiency is maximum for the Carnot. the efficiency is maximum for Carnot cycle. है ना, ऐसा क्यों होता है, कार्नोट साइकिल की ही T1 और T2 टेम्परेचर के बीच की एफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों होती है, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इसका मैं अभी आइडिया दे देता हूँ, इसका एक काफी अच्छा साउंड लॉजिक होता है। लेकिन क्या होता है बच्चों के, आपको अगर कई साल मतलब आपको क्या करना है, जो हीट का रिलीज हो रही है उसको आपको मिनिमाइज करना है। तो आपको क्या करना होगा, वो लो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस डिप्लॉय करने का एक फायदा तो ये हो गया कि उसमें हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है ना। तो ना तो दो दो पार्ट तो ऐसे कि while compression what you are doing is, आपने एक हिस्से में तो हीट रिलीज को आपने हटा ही दिया एक तरीके से, है ना। आप कहोगे सर हीट सप्लाई भी तो कम हुआ, तो ठीक है, हीट सप्लाई कम हुआ तो कोई बात नहीं ना, हमें तो अपना रेशो ही तो बढ़ाना है ना, वर्क और हीट सप्लाइड का रेशो ही तो बढ़ाना है। तो हमारा हीट सप्लाई कम हो रहा है, दैट इज फाइन, हीट रिलीज नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे आप उसको प्रोसीड करवा रहे हो, तो क्या होता है कि जो हीट रिलीज होती वो मिनिमाइज हो जाती है ना। आप ऐसे देखो, अगर आइसोथर्मल के अलावा कोई और प्रोसेस लेते अपन, है ना, डेल्टा क्यू बराबर होता डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के। कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन तो करवाना ही है क्योंकि यू हैव टू गेट द सिस्टम बैक टू इनिशियल स्टेट, तो कंप्रेशन तो हो गई, तो वर्क डन तो नेगेटिव आएगा ही। और क्योंकि आप अब वापस से हाई टेम्परेचर की तरफ जाओगे, लो से हाई टेम्परेचर की तरफ जाओगे, तो अगर मान लो मैं आइसोथर्मल की जगह कोई और प्रोसेस लेता, तो क्या उसमें इंटरनल एनर्जी भी कम होती, तो एक तरीके से वो और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता कि नहीं करता, है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का प्रोसेस को लेकर के बेसिकली हमने जो हीट रिलीज वाला पार्ट है उसको मिनिमाइज किया, सो दैट माय एफिशिएंसी गेट्स इंक्रीज्ड, है ना। ये इसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो यही। बाकी इसका क्या है, एक और क्वालिटेटिव तरीका होता है जिसमें क्या है, आप बाकी जो है वो ग्राफ्स बना बना करके कंपेयर करके दिखा सकते हो इसमें। तो वो मैं आपको अगली क्लास में उसको समझाऊंगा, जब अपन क्या है
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं इसको आपको और ठीक से समझा दूंगा कि क्यों कार्नोट साइकिल ही मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाता। मतलब देखो, आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया दो, तो आपको ये क्या T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में ही ऑपरेट करना, ठीक है, इन दो टेम्परेचर्स के बीच में ही ऑपरेट करना। तो इन दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर करके क्या है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कॉम्बिनेशन ही आपको मिनिमम लॉस और मिनिमम रिलीज ऑफ हीट दे पाएगा। आइसोथर्मल क्यों जरूरत है? क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता, और एडियाबैटिक में तो हीट एक्सचेंज होता ही नहीं, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड रेफ्रिजरेटर, दो चीज हमको पढ़ना। बल्कि अगली क्लास में क्या है, 1 घंटा ही लगेगा अपने को, 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप होमवर्क में क्या कर सकते हो, मैंने पिछली क्लास में कहाँ तक होमवर्क दिया था बच्चों? ABCDE। हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन सेक्शन H है क्या शीट का? लास्ट सेक्शन कौन सा है बेटे? सर वो JEE मेन वाला। जेई मेंस वाला, हाँ, तो उसका नाम क्या है उस सेक्शन का? सर नाम ही जेई है। उसका नाम हाँ, वही तो है। उसके अलावा सारे सेक्शन कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सेक्शन। सर नेक्स्ट क्लास कल है। हाँ सर। हाँ, तो आप जितना कर पाओ उतना कर लो, कल डिस्कस नहीं करेंगे, कल अपन पढ़ेंगे ही आगे, है ना। डिस्कस ओके अपन सर, संडे को करेंगे ये वाला होमवर्क। चलेगा ठीक है। सर। ओके सर। ओके सर। बाय सर। सर्कल हो गया तो Thank you, sir. ऑसिलेशन Okay, sir. स्टार्ट कर देंगे। कल ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे, यस, बाय सर, थैंक यू सर। ओके कल सर, ऑसिलेशन ओके स्टार्ट। सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय बच्चों।